ओके, तो अब जो वीडियो स्टार्ट होगा उसमें आपको पहले ही मैं बता देता हूँ 10 मेन ऐसे पॉइंट जो आपको पूरे पॉडकास्ट में सुनने को मिलेगी। तो सबसे पहले है ऐतिहासिक और बुनियादी जानकारी। हाई कोर्ट के बारे में आपको ऐतिहासिक और बुनियादी जानकारी सुनने को मिलेगी। उसके बाद भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं और सबसे नवीनतम 25वां कौन सा है, इसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, इसके बारे में पता चलेगा। ब्रिटिश काल में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का क्या महत्व था, इसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और इसमें कॉलेजियम प्रणाली की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता आवश्यक है और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। अधिकार और शक्तियां, अनुच्छेद 246 के तहत उच्च न्यायालय की रिट शक्तियां क्या है और ये सर्वोच्च न्यायालय से किस प्रकार अधिक व्यापक है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। जनहित याचिका पीआईएल क्या है और इसने समाज के कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने में कैसे मदद की है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी आगे क्वेश्चन हैं, तो मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और अदालतों में लाखों लंबित मामलों का मुख्य कारण क्या है और न्याय में देरी किस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। बस दो चार क्वेश्चन और हैं जो आपको इस पूरे पॉडकास्ट में सुनने को मिलेगा, तो आप लोग के साथ मैं भी पूरा पॉडकास्ट सुनूंगा। तो बाकी और क्या था, अदालत न्यायिक व्यवस्था में डिजिटलीकरण, ई कोर्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या बदलाव आए हैं, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। लोक अदालतों और फास्ट ट्रैक कोर्ट की भूमिका मुकदमों में त्वरित निपटारे में कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। भारतीय उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ये आपको पता चलेगा अगर आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाज फाउंडेशन जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने भारतीय समाज और कानून पर क्या प्रभाव डाला है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सारी जानकारी हम सुनेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। तो आप लोग के साथ मैं भी सुनता हूँ। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। जब हम न्याय या कानून के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर आती है। हाँ बिल्कुल, एक गणित के फॉर्मूले की तरह 2 और 2 4। सही कहा। मतलब आपने कोई नियम तोड़ा तो आपको सजा मिलेगी, आपके साथ कुछ गलत हुआ तो अदालत आपको न्याय देगी। सब कुछ एकदम स्पष्ट, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। ये बहुत ही आम धारणा है। देखिए, असल में हम इंसानों को चीजें स्पष्ट और अलग अलग खानों में बटी हुई पसंद आती हैं। हाँ, इससे एक तरह की सुरक्षा का एहसास होता है। बिल्कुल, हमें लगता है कि समाज में एक सिस्टम है जो बिल्कुल मशीनी सटीकता के साथ काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप भारत जैसे एक विशाल और विविधता से भरे देश की कानूनी व्यवस्था में कदम रखते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर अचानक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ग्रे हो जाती है। ग्रे और बहुत ही उलझी हुई भी। और आज की इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी जटिलता को समझना है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जिसमें कुछ बेहतरीन लीगल जर्नल्स और ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं, उनका उपयोग करके हम भारत के न्यायपालिका के उस हिस्से को डिकोड करेंगे जो इस पूरे सिस्टम का असली इंजन है। यानी हम बात कर रहे हैं भारत के उच्च न्यायालयों की, हाई कोर्ट्स। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि न्यायिक पिरामिड में जहां सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और नीचे जिला अदालतें हैं, ये जो बीच का स्तर है, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा एक्शन होता है। सही कहा आपने, ये पिरामिड का सबसे व्यस्त हिस्सा है। हाँ, और हमारा उद्देश्य ये समझना है कि हाई कोर्ट केवल वो जगह नहीं है जहां वकील काले कोट पहनकर भारी भरकम शब्दों में बहस करते हैं। ये आम नागरिकों के दैनिक जीवन और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा का सबसे बड़ा मोर्चा है। सबसे सक्रिय मोर्चा, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम
आज की व्यवस्था पे बात करें, मुझे स्रोत सामग्री के उस ऐतिहासिक हिस्से ने बहुत आकर्षित किया कि ये सब शुरू कैसे हुआ, क्योंकि ये सिस्टम कोई रातों रात तो बना नहीं है। इतिहास को देखे बिना हम आज के ढांचे को बिल्कुल नहीं समझ सकते। मतलब प्राचीन भारत में न्याय की अवधारणा पूरी तरह से अलग थी। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उसका शब्द ही कानून था, है ना? हाँ, फिर मुगल काल में काजियों और मुफ्तियों द्वारा न्याय किया जाने लगा। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में जो सबसे बड़ा और सबसे भ्रमित करने वाला भूचाल आया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में आया। स्रोत सामग्री पढ़ते हुए मुझे भी यही लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी के दौर में दो अलग अलग समानांतर दुनिया चल रही थी। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अदालतें चला रही थी और दूसरी तरफ ब्रिटेन का सम्राट। ये काम कैसे करता था? इसे एक दोहरी न्याय व्यवस्था या डुअल सिस्टम के रूप में देखिए। ये बेहद अराजक था। 1726 में अंग्रेजों ने बंबई, मद्रास और कलकत्ता में मेयर कोर्ट स्थापित किए कि कंपनी पर नियंत्रण कसना चाहिए। इसलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन था। हाँ, अब कल्पना कीजिए, एक ही इलाके में दो अलग अलग अदालतें, दोनों के नियम अलग, काम करने का तरीका अलग, और उनके अधिकार क्षेत्र भी तो टकराते होंगे। बहुत ज्यादा। एक अदालत कहती थी कि ये मामला मेरा है, दूसरी कहती थी मेरा है। ये आम लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। मैं इसे आज के नज़रिए से देखूं तो ये ऐसा है जैसे एक ही फ़ोन में दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और फ़ोन बार बार क्रैश हो रहा हो। हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। तो इस पूरे क्रैश होते सिस्टम को फिक्स कैसे किया गया? यहीं पर 1861 का भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम या इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट तस्वीर में आता है। मतलब ये पूरे लीगल सिस्टम का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट था। हाँ, बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार ने अंततः महसूस किया कि ये दोहरी व्यवस्था काम नहीं कर रही है। इसलिए उन्होंने पुरानी सदर अदालतों और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को आपस में मिला दिया। दोनों को खत्म करके एक नया सिस्टम बना दिया। सही कहा। एक एकीकृत और अपग्रेडेड सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसे हाई कोर्ट कहा गया। और अगले ही साल 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है ना? जी हाँ, सबसे पुराना। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगी। स्रोत सामग्री बताती है कि इस 1861 के अधिनियम में ये प्रावधान तो था कि भारतीय लोग भी जज बन सकते हैं, लेकिन उसकी शर्तें इतनी पेचीदा थीं कि किसी भी भारतीय के लिए उस कुर्सी तक पहुंचना लगभग असंभव था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो क्या अंग्रेजों द्वारा ये सॉफ्टवेयर अपडेट वास्तव में भारतीयों को न्याय देने के लिए था, या ये सिर्फ 1857 की बगावत के बाद भारत पर अपना शिकंजा कसने का एक टूल था? देखिए, अगर हम इसके मूल इरादे को देखें तो ये निश्चित रूप से ब्रिटिश प्रशासनिक सुविधा और सत्ता के केंद्रीकरण का ही एक हिस्सा था। वे एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जो पूरे भारत में उनके कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। तो उनका मुख्य उद्देश्य नियंत्रण था, न्याय नहीं? बिल्कुल। लेकिन इस संस्था की असली आत्मा तब बदली जब 1947 में भारत आजाद हुआ। तो आजादी के बाद इस औपनिवेशिक ढांचे को हमने पूरी तरह से बदल क्यों नहीं दिया? क्योंकि ढांचा बुरा नहीं था, इरादे बुरे थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बहुत ही चतुराई से इस ढांचे को एक नए लोकतांत्रिक सांचे में ढाल दिया। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत। हाँ, अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों को एक वास्तविक, संवैधानिक और स्वतंत्र दर्जा दिया गया। जो संस्था कभी ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रशासनिक औजार थी, उसे रातों रात नागरिकों के अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक में बदल दिया गया। और आज ये व्यवस्था इतनी फैल चुकी है कि हमारे पास कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें सबसे नया 2019 में बना आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय है। सही कहा। और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 25 उच्च न्यायालय होने का मतलब है कि कुछ हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों का प्रभार संभालते हैं। ये विकास यात्रा तो स्पष्ट है, लेकिन अब मैं उस कुर्सी के बारे में बात करना चाहूंगी जहां से ये फैसले सुनाए जाते हैं। अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस जज की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? स्रोत सामग्री में एक कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र है। ये कैसे काम करता है? तकनीकी रूप से देखें तो अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके। लेकिन व्यवहार में ये कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होता है। कॉलेजियम मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह है।
जो नए जजों के नाम सरकार को भेजते हैं। बिल्कुल वही सिफारिश करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा रुकिए। आप कह रहे हैं कि जज ही ये तय करते हैं कि अगला जज कौन होगा? हाँ, मोटे तौर पर यही प्रक्रिया है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई आईएएस अधिकारी अपने दोस्तों को चुनकर आईएएस बना दे। क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सरकार या जनता के प्रतिनिधि जजों को क्यों नहीं चुनते? ये एक बहुत ही स्वाभाविक आपत्ति है और इस पर आज भी खूब बहस होती है। लेकिन न्यायपालिका का तर्क इसके पीछे ये है कि स्वतंत्रता ही निष्पक्ष न्याय की कुंजी है। मतलब अगर नेता जजों को चुनेंगे तो जज सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने से डरेंगे? बिल्कुल यही डर है। या फिर उन जजों को चुना जाएगा जो सरकार की विचारधारा का समर्थन करते हैं। न्यायपालिका को राजनीति से दूर रखने के लिए ही ये व्यवस्था अपनाई गई है, ताकि कानूनी समझ रखने वाले वरिष्ठ जज ही नए जजों की कानूनी योग्यता परखें। सही कहा। और ये सुरक्षा चक्र नियुक्ति के बाद भी जारी रहता है। एक बार नियुक्त होने के बाद हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष की आयु तक सेवा देते हैं। और उन्हें हटाना भी तो बहुत मुश्किल है ना? लगभग असंभव है। इसके लिए महाभियोग या इम्पीचमेंट की एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये जानबूझकर इतना कठिन बनाया गया है। हाँ, ताकि कोई भी जज बिना किसी डर या पक्षपात के अपना फैसला सुना सके। उसे ये डर ना हो कि कल सरकार बदल जाएगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ये बात मुझे समझ में आ रही है कि ये स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, क्योंकि अब हम उस विषय पर आ रहे हैं जो मेरे हिसाब से इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। आप अनुच्छेद 226 की बात कर रही हैं? बिल्कुल, हाई कोर्ट की शक्तियां। मुझे इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, क्योंकि इसके बारे में पढ़कर मुझे लगा कि ये आम आदमी के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने की असाधारण शक्ति देता है। रिट मतलब? रिट का मतलब होता है अदालत का एक सीधा और सख्त आदेश। ये कोई सामान्य कानूनी प्रक्रिया नहीं है जहां बरसों तक गवाहियां चल रही हैं। ये तत्काल राहत का एक उपकरण है। स्रोत सामग्री में 5 तरह के रिट्स का जिक्र है। ये कैसे काम करती हैं? जैसे सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पुलिस रात के अंधेरे में किसी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए या बिना कोई रिकॉर्ड दर्ज किए उठा ले जाती है। परिवार को नहीं पता कि वो कहाँ है। हाँ, ये एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीधा हनन है। ऐसे में परिवार सीधे हाईकोर्ट जा सकता है और हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो, उसकी मांग कर सकता है। और फिर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तुरंत पुलिस को आदेश देगा कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जज के सामने पेश किया जाए, और अगर गिरफ्तारी का कारण वैध नहीं है तो उसे उसी वक्त छोड़ना होगा। ये तो सच में किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, जहां जज पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देता है। बिल्कुल, ये गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। और दूसरी रिट जो है परमादेश या मैंडेमस, वो क्या है? मैंडेमस का मतलब है हम आदेश देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने पासपोर्ट के लिए महीनों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारी आपकी फाइल दबा के बैठा है, अपना काम करने से मना कर रहा है। हाँ, तब हाई कोर्ट उस अधिकारी को ये रिट जारी कर सकता है, जो मूल रूप से ये कहना है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, अपना काम करो। वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। और बाकी 3 रिट्स? प्रतिषेध और उत्प्रेषण आमतौर पर निचली अदालतों के लिए होते हैं। अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है तो हाईकोर्ट ऊपर से इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है। मतलब चलती हुई कार्यवाही को रोक देगा। हाँ, या फिर सुनाए जा चुके फैसले को रद्द करके मामले को अपने पास मंगा लेगा। और आखिरी है अधिकार पृच्छा, जिसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर अवैध रूप से बैठ जाता है। कोर्ट उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। बिल्कुल सही। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये रिट्स नागरिकों के हाथ में एक कानूनी स्विस आर्मी चाकू की तरह है, हर समस्या का एक टूल। लेकिन यहाँ जो तथ्य मुझे सबसे ज्यादा चौंका गया वो ये था कि इस मामले में हाईकोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है। ये कैसे संभव है? यही तो भारतीय न्याय शास्त्र की खूबसूरती है। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है। अच्छा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए? हाँ, अगर आपका कोई दूसरा कानूनी अधिकार छीना गया है तो सुप्रीम कोर्ट आपको वापस भेज देगा। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट न केवल मौलिक अधिकारों के लिए बल्कि अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। मतलब हाईकोर्ट का जाल ज्यादा बड़ा है। अगर मेरा कोई सामान्य कानूनी अधिकार टूटता है तो सुप्रीम कोर्ट शायद मेरी मदद न कर पाए, लेकिन हाईकोर्ट कर सकता है। सटीक रूप से
हाईकोर्ट आम आदमी के लिए अधिक सुलभ दरवाजा है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ यह है कि हाईकोर्ट जो भी फैसला सुनाता है वो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है और भविष्य के मुकदमों के लिए एक नज़ीर या प्रेसिडेंट बन जाता है। राज्य की सभी निचली अदालतों को उस फैसले को मानना ही पड़ता है। जब किसी संस्था के पास इतनी विशाल शक्तियां होती है तो स्वाभाविक रूप से इसका असर सिर्फ अदालत के कमरों तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे समाज पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और यहीं से भारतीय न्यायपालिका के सबसे क्रांतिकारी रूप का जन्म होता है, जनहित याचिका या PIL। जनहित याचिका वास्तव में 20वीं सदी में भारतीय न्यायपालिका का सबसे अनूठा आविष्कार था। 1980 के दशक से पहले अदालतों में एक सख्त नियम चलता था जिसे लोकस स्टैंडी कहते हैं। लोकस स्टैंडी, इसका मतलब है कि केवल वही व्यक्ति अदालत आ सकता है जिसके खुद के अधिकारों का हनन हुआ हो। हाँ, लेकिन भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग गरीबी और अशिक्षा के शिकार हैं, वो अदालत तक कैसे पहुंचेंगे? वे तो महंगे वकील भी नहीं रख सकते। यही पर न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर जैसे दूरदर्शी जजों ने इस पुराने नियम को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी जागरूक नागरिक समाज के कमजोर वर्ग की तरफ से अदालत में आ सकता है। बिल्कुल, ये न्याय के दरवाजे सबके लिए खोलने जैसा था। स्रोत सामग्री दिखाती है कि कैसे हाईकोर्ट्स ने PIL का इस्तेमाल करके जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं। ये 100 से अधिक जज हैं। सही कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गंगा नदी के प्रदूषण और औद्योगिक कचरे पर ऐतिहासिक आदेश दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण में हाईकोर्ट्स की भूमिका बहुत आक्रामक रही है। और केवल पर्यावरण ही नहीं, सामाजिक समावेशिता में भी। मुझे दिल्ली उच्च न्यायालय का वो 2009 का नाज फाउंडेशन मामला याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। उस फैसले में हाईकोर्ट ने पहली बार धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस पर काफी लड़ाई चली, लेकिन वो पहला कदम हाईकोर्ट ने ही उठाया था। बिल्कुल, हाई कोर्ट्स अक्सर प्रगतिशील बदलावों के वाहक बने हैं। और समावेशिता की बात करें तो संस्था के भीतर भी ये बदलाव देखा गया है। 1959 में अन्ना चंडी को केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वो स्वतंत्र भारत में किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, है ना? हाँ, जब दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में महिलाओं को कानूनी पेशे में संघर्ष करना पड़ रहा था, तब भारत में एक महिला हाईकोर्ट की जज बन रही थी। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा शैतान का वकील बनना चाहूंगी। बताइए। PIL का आइडिया तो सैद्धांतिक रूप से बहुत नोबल है, गरीबों की आवाज बनना। लेकिन क्या इसका दुरुपयोग नहीं होता? मतलब क्या लोग अपने निजी व्यापारिक स्वार्थ या सिर्फ अखबारों में नाम छपवाने के लिए PIL दायर नहीं करते? ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है और ये आज न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक है। क्योंकि जो उपकरण गरीबों की मदद के लिए था, उसका इस्तेमाल निहित स्वार्थों के लिए होने लगा है। बिल्कुल, कोई बिल्डर अपने प्रतिद्वंदी के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए पर्यावरण के नाम पर PIL डलवा देता है। कोई नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए अदालत पहुंच जाता है। तो अदालतें इसे कैसे संभालती हैं? क्योंकि जो अदालतें पहले से ही मुकदमों के बोझ से दबी हुई हैं, उनके लिए ये तो एक नई मुसीबत है। ये सच में एक बड़ा सिरदर्द है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो आज हमारे हाईकोर्ट्स की हालत एक बहुत बड़ा और पुराना हाईवे पर लगे भारी ट्रैफिक जैम जैसी है। बहुत सही उपमा है। हर दिन हजारों नई गाड़ियां यानी नए मुकदमे इस हाईवे पर आ रहे हैं। अगर हम मान लें कि सच्ची PIL एक एम्बुलेंस है जिसे तुरंत रास्ता चाहिए, तो जज ये कैसे तय करेंगे कि कौन सी एम्बुलेंस असली है और कौन सी एम्बुलेंस में कोई नेता सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हूटर बजाता हुआ जा रहा है? क्या बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। जजों का बहुत सारा कीमती समय यही छांटने में निकल जाता है कि कौन सी याचिका सच्ची है और कौन सी फर्जी। तो इसके लिए अदालतें क्या कर रही हैं? कोर्ट्स ने अब इसके लिए भारी जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है ताकि लोग फर्जी PIL दायर करने से डरें। लेकिन आपका जो ट्रैफिक जाम वाला पॉइंट है ना, वो हमें हमारी वर्तमान जमीनी वास्तविकता की ओर ले जाता है। मुकदमों का लंबित होना या पेंडेंसी। हाँ, स्रोत सामग्री के आंकड़े डराने वाले हैं। लाखों मामले लंबित हैं। ये ट्रैफिक जाम खुल क्यों नहीं रहा है? क्या हाईवे को चौड़ा नहीं किया जा सकता? हाईवे चौड़ा करने का मतलब है नए जज नियुक्त करना और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। लेकिन सच्चाई यह है कि हाई कोर्ट्स में जजों के लगभग 30 से 40% पद अक्सर खाली पड़े रहते हैं। बाप रे,
40%? हाँ, सरकार और कोलिजियम के बीच नाम तय करने में महीनों लग जाते हैं। ऊपर से हमारी कानूनी प्रक्रियाएं इतनी जटिल हैं कि एक छोटा सा जमीनी विवाद भी पीढ़ियों तक चलता रहता है। दादा मुकदमा दायर करता है और पोता उसका फैसला सुनता है। ये तो बहुत दुखद है। एक पुरानी उक्ति है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। जब किसी बेगुनाह को 20 साल इंतजार करना पड़े तो वो न्याय भी अन्याय ही लगता है। और मैंने स्रोत सामग्री में एक और बड़ी चुनौती के बारे में पढ़ा, भाषा की बाधा। ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। बिल्कुल, कल्पना कीजिए कि आप पर कोई मुकदमा चल रहा है, आपकी जिंदगी दांव पर लगी है, लेकिन अदालत में वकील और जज जिस अंग्रेजी भाषा में बहस कर रहे हैं वो आपको समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि भारत की एक विशाल आबादी केवल क्षेत्रीय भाषाएं या हिंदी बोलती हैं। हाँ, ये आम आदमी को न्याय की प्रक्रिया से मानसिक रूप से बहुत दूर कर देता है। ये तो ऐसा है जैसे आपके ही घर में आपके भविष्य का फैसला हो रहा हो और आप सिर्फ होंठ हिलते हुए देख रहे हो। तो क्या इस ट्रैफिक जैम को खोलने के लिए कोई समाधान नहीं हो रहा है? समाधान हो रहे हैं। न्यायपालिका तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ा कदम है ई-न्यायालय परियोजना, जिससे फाइलों का डिजिटलीकरण हो रहा है। बिल्कुल। और कोरोना महामारी के दौरान अदालतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू की। आज भी हाई कोर्ट्स हाइब्रिड मोड में काम कर रहे हैं, जिससे वकीलों और मुवक्किलों का पैसा और समय बच रहा है। और जो मामले अदालत के बाहर सुलझाए जा सकते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए वैकल्पिक विवाद निपटान या एडीआर और लोक अदालतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मोटर दुर्घटना के दावे या पारिवारिक विवाद लोक अदालतों में आपसी सहमति से एक ही दिन में निपटा दिए जाते हैं। इससे हाईकोर्ट्स का बहुत बड़ा बोझ हल्का होता होगा। निश्चित रूप से। ये तो बहुत सकारात्मक कदम है। और अगर हम भविष्य की ओर देखें, खासकर तकनीक की दुनिया में, तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। बिल्कुल। कानूनी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रवेश एक गेम चेंजर होने वाला है। वो कैसे? और जरा सोचिए, एक जज को फैसला लिखने के लिए पिछले 50 सालों के पुराने फैसलों को खोजना पड़ता है। इसमें हफ्तों लग जाते हैं। भविष्य में एआई कुछ ही सेकंड में पूरे कानूनी इतिहास का विश्लेषण करके जज के सामने सटीक रेफरेंस रख देगा। और दस्तावेजों का अनुवाद भी तुरंत क्षेत्रीय भाषाओं में हो सकेगा। एकदम सही। इससे जजों का प्रशासनिक समय बचेगा और वो सिर्फ न्याय करने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। ओके, तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमारे स्रोत दस्तावेजों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट केवल ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये उस धागे की तरह है जो पूरे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को एक साथ बांधे रखते हैं। जब सरकारें अपनी हदें पार करती हैं, तो यही 25 न्यायालय ढाल बनकर खड़े होते हैं। सही कहा। ये सिस्टम अपने तमाम ट्रैफिक जैम और कमियों के बावजूद आज भी हमारे अधिकारों की सबसे मजबूत गारंटी है। और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि संविधान के शब्द सिर्फ कागज तक सीमित न रहें, बल्कि सड़क पर चलने वाले आखिरी इंसान तक पहुंचें। बिल्कुल, यही इसका असली उद्देश्य है। और इसी बात के साथ मैं आप सभी श्रोताओं को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगी। हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि कानून ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, और अंत में हमने एआई की बात की। हाँ। तो जरा सोचिए, यदि भविष्य में एआई इतना स्मार्ट हो जाए कि वो सारे कानूनों और सबूतों का विश्लेषण करके बिना किसी इंसानी थकान और पूर्वाग्रह के सेकंडों में एकदम सटीक फैसला सुना सके, जो कि तकनीकी रूप से संभव है, तो क्या हमें उस कुर्सी पर बैठे इंसानी जजों की जरूरत रह जाएगी? या फिर न्याय करने की इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय संवेदना, करुणा और किसी दूसरे के दर्द को महसूस करने का कोई ऐसा अदृश्य तत्व छिपा है जिसे दुनिया की कोई भी मशीन कभी रिप्लेस नहीं कर सकती? ये सोचने वाली बात है। क्या न्याय सिर्फ नियमों का पालन है या उससे कुछ बढ़कर है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल।